नमस्कार। सीटेट परीक्षा अब बिल्कुल सर पर है और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना? और ये जो फीलिंग है ना कि इतना सारा सिलेबस है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गए हैं, ये बहुत ही कॉमन है। अक्सर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ आखिरी टाइम पे आकर ऐसा होता है। सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। तो इस समय का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर अब पढ़ें तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें? इतने कम टाइम में ऐसा क्या करें जिससे सबसे ज्यादा फायदा हो? यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, इस प्रेशर को फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ऐसा लग रहा है तो घबराइए मत, ये प्रेपरेशन का एक हिस्सा है। जरूरी ये है कि हम इस दबाव को, इस घबराहट को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। तो चलिए सबसे पहले उस एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, एक ऐसी गलती जो प्रेशर में आकर ज्यादातर लोग कर जाते हैं और ये गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आखिरी के दिनों में नए नए टॉपिक्स उठाना, इससे ऐसी कंफ्यूजन बढ़ती है ना कि जो पहले से पढ़ा हुआ है उस पर से भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो सवाल ये है कि अगर नया नहीं पढ़ना तो करना क्या है? इसका जवाब है स्मार्ट रिवीजन। देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई करने के बारे में नहीं है, ये है सही ढंग से पढ़ाई करने के बारे में। चलिए देखते हैं ये है क्या। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हेवी स्टडी, जिसमें लोग नई नई थियरी पढ़ने और पूरा सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट रिवीजन, जहां फोकस सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स पर होता है जो बार बार रिपीट होते हैं। बस जरूरी चीजें पढ़ना। और सच कहूं तो सक्सेस का रास्ता यही है। और ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, सीटेट का एग्जाम पूरे सिलेबस से नहीं बनता, इसका एक पैटर्न है। एग्जाम में वही कॉन्सेप्ट्स बार बार घूम फिर कर आते हैं। वो रट्टाफिकेशन नहीं चेक करते, वो चेक करते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट्स पर समझ कितनी गहरी है। तो इसी स्मार्ट रिवीजन के आइडिया पर हमने ये पूरा सेशन डिजाइन किया है। चलिए अब समझते हैं कि ये मैराथन आखिर है क्या और ये इस टाइम पर सबसे ज्यादा मदद कैसे करेगा। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये कोई वन शॉट वीडियो है या कोई नॉर्मल क्लास? ये बाकी सबसे अलग कैसे है? तो देखिए, साफ बात है, ये कोई आम क्लास नहीं है जहां घंटों तक सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी चलती रहे। इसे हम कहते हैं सीटेट फाइनल रिवीजन मैराथन, और इसका बस एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, बिना फालतू की थ्योरी में टाइम बर्बाद किए। यहाँ हम सिर्फ उन सवालों और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। मतलब नो टाइम वेस्ट, सिर्फ टू द पॉइंट, सटीक तैयारी। और अगर इस तरीके से चलते हैं तो इसके दो सीधे सीधे फायदे मिलेंगे। पहला, एग्जाम हॉल में जो घबराहट होती है ना, वो कम हो जाएगी। और दूसरा, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो लगेगा, अरे ये सवाल तो जाना पहचाना है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। अपनी तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम उठाते हैं। हम शुरुआत करेंगे सीटेट के सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये वो सेक्शन है जो न सिर्फ अच्छे मार्क्स दिलाता है बल्कि रैंक भी डिसाइड करता है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। असली सफलता की कुंजी क्या है? ज्यादा पढ़ना या सही पढ़ना? इसका जवाब ही आगे की तैयारी का पूरा रास्ता तय करेगा। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटीईटी परीक्षा की जान, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन की। आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए पता लगाते हैं कि आखिर इस सेक्शन में टॉप करने का वो सीक्रेट है क्या। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल कि सीटेट एग्जाम का सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आखिर है कौन सा? सोचिए जरा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपकी तैयारी का पूरा रास्ता ही बदल सकता है। और जवाब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि सीडीपी। जी हां, लेकिन देखिए, ये सेक्शन जितना जरूरी है ना, उतना ही चैलेंजिंग भी है। और आज हम इसी चुनौती की बात करने वाले हैं। अच्छा, अब जरा इस सेक्शन का वजन समझिए। इसमें आते हैं पूरे के पूरे 30 सवाल। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बल्कि आपके टोटल स्कोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
यही वो सेक्शन है जो तय करता है कि आपकी रैंक कहाँ जाएगी। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर सही स्ट्रैटेजी हो ना, तो यही सेक्शन पूरे एग्जाम का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। मतलब ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी अगर हाथ लग गई तो समझिए सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक ही शिकायत होती है। सब कहते हैं सर सीडीपी के सवाल ना बड़े ट्रिकी होते हैं, बहुत घुमावदार होते हैं। कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो कभी कोई सिचुएशन, समझ ही नहीं आता। और देखिए, ये जो कंफ्यूजन है ये बिल्कुल जायज है। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलें। देखिए, इसका जवाब रट्टा मारने में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें रटने वाली आदत को पीछे छोड़कर थोड़ा कह सकते हैं आगे बढ़कर सोचना होगा। खासकर सीडीपी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सीडीपी में रट्टाफिकेशन काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं। यहां सफलता की असली चाबी है कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ। जब आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटते बल्कि उनके पीछे का क्यों समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तब जाके मुश्किल से मुश्किल सवाल भी एकदम आसान लगने लगते हैं। और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक टीचर का नजरिया अपनाना। बस यही वो माइंडसेट शिफ्ट है, सोचने के तरीके में वो बदलाव है जो ये सेक्शन आपसे मांगता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सीडीपी ये टेस्ट नहीं करता कि आपको कितना याद है, बिल्कुल नहीं। वो ये टेस्ट करता है कि आप एक टीचर के तौर पर सोचते कैसे हैं। जो एग्जामिनर है वो असल में ये जानना चाहता है कि अगर आपको एक असली क्लासरूम में खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या फैसला लेंगे। और एक अच्छे टीचर की सोच का सेंटर कौन होता है? हमेशा बच्चा होता है। आप पियाजे को पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की को पढ़ लीजिए, जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं सबने यही सिखाया है। अगर आप बच्चे के मन को समझने लगे, उसकी दुनिया को समझने लगे, तो सवाल तो अपने आप ही सॉल्व होने लगते हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक स्टूडेंट ने इस राज को समझने के बाद कहा, मतलब सर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑप्शन तो अपने आप ही कटने लगते हैं। और बस यही तो वो आहा मोमेंट है, जब सही समझ आ जाती है तो गलत ऑप्शन खुद ब खुद चिल्लाने लगते हैं कि मैं गलत हूं। तो चलिए अब आते हैं उस एक गोल्डन रूल पर, उस सुनहरे नियम पर जो सीडीपी के हर एक सवाल पर लागू होता है। ये वो मास्टर की है जो हर तरह का ताला खोल सकती है। तो आखिर सोचने का वो सही तरीका है क्या? वो कौन सा चश्मा है, कौन सा लेंस है जिसे लगाते ही हर सवाल का सही जवाब एकदम साफ साफ दिखने लगता है? और इसका जवाब है बाल केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये बस एक ऐसी सोच है जो बच्चे की ज़रूरतों को, उसकी दिलचस्पी को, उसके डेवलपमेंट को हर नियम, हर सिलेबस से ऊपर रखती है। सबसे ऊपर बच्चा है। और यही है सीटीटी का गोल्डन रूल। जब भी किसी सवाल के ऑप्शंस में फंस जाओ, बस एक चीज़ देखो, जो ऑप्शन टीचर सेंटर्ड है, मतलब जिसमें टीचर की सुविधा या क्लास के डिसिप्लिन पर जोर है, वो हमेशा हमेशा गलत होगा। और जो ऑप्शन चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे का भला हो रहा है, उसकी लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो हमेशा सही होगा। लिख लीजिए, सीटीटी की पूरी फिलॉसफी बस इसी एक नियम पर टिकी है। और देखिए, इस गोल्डन रूल को अपनाना सिर्फ कुछ नंबर बढ़ाने की कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, ये सिलेक्शन तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे भरोसेमंद रास्ता है। जरा इस रास्ते को समझिए। स्टेप 1, चाइल्ड सेंटर्ड सोच को अपनाना। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी। जब कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे तो क्या होगा? आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। और जब स्कोर बढ़ेगा तो सिलेक्शन के चांस भी तो सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। ये पूरा एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो इसे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मत समझिए, ये सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को, संभावना को बढ़ाने का एक सीधा रास्ता है। यकीन मानिए, सीडीपी में मास्टरी हासिल करना आपकी पूरी सीटेट जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो ठीक है, अब जब ये मेन स्ट्रैटेजी हमारे पास है तो सवाल ये उठता है कि इसे अप्लाई करना कहां से शुरू करें, है ना? कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर इस गोल्डन रूल को लगाकर हम अपनी समझ को और पक्का कर सकते हैं? खैर, इस पर बात करेंगे हम अपनी अगली चर्चा में। सीटीटी की तैयारी करने वालों के लिए एक सवाल है जो लगभग हर बार आता ही आता है, और वो है वृद्धि और विकास के बीच का फर्क, मतलब ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। आज ना इसी गुत्थी को सुलझाते हैं ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में तो भाई ये एक जैसे ही लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब एक ही होगा, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सीटेट के एग्जाम में पता है, यही छोटा सा कंफ्यूजन अच्छे खासे नंबर कटवा देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
तो चलिए इस कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आज एकदम साफ हो गया तो ये मानकर चलिए कि 1 से 2 नंबर तो एग्जाम में पक्के हो ही गए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस उन बदलावों पर फोकस करना है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और हाँ, जिन्हें हम नाप भी सकते हैं। तो सीधी सी बात है, वृद्धि का मतलब है शरीर में होने वाले फिजिकल चेंजेस, वो बदलाव जिन्हें हम सीधे सीधे देख सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट इंच में बढ़ रही है या उसका वजन किलो में बढ़ रहा है, ये सब वृद्धि है। तो फिर ग्रोथ की खासियतें क्या क्या हुई? चलिए देखते हैं। पहली चीज, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होती है, मतलब शरीर से जुड़ी, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। दूसरी चीज, ये बदलाव हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। और इसीलिए सबसे जरूरी बात, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव, जिसे हम नंबर्स में बता सकते हैं, इतने इंच, इतने किलो। अच्छा, तो वृद्धि तो समझ आ गई। अब आते हैं विकास पर, यानी डेवलपमेंट पर। और ये जो है ना, ये ग्रोथ से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। विकास वो बदलाव है जिसे हम सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि उसे महसूस करते हैं। तो विकास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बच्चे का ओवरऑल यानी समग्र विकास। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, नहीं, इसमें बच्चे के मेंटल, सोशल और इमोशनल यानी मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सारे पहलू शामिल होते हैं। ये जो चार्ट है, इससे बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सोचिए, विकास एक बहुत बड़े अम्ब्रेला यानी छतरी की तरह है, और इस छतरी के नीचे सब कुछ आता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सब। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि वृद्धि यानी ग्रोथ असल में विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है, बस एक पार्ट। और अब वो सबसे जरूरी बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, विकास एक गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंज है। मैं फिर से दोहरा रही हूं, क्वालिटेटिव। सीटेट में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बदलाव क्वालिटेटिव है, और इसका जवाब हमेशा हमेशा विकास ही होगा। इसे एकदम पक्का कर लीजिए। तो अब तक हमने ग्रोथ को भी समझ लिया और डेवलपमेंट को भी। चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच का जो फर्क है उसे और भी मजबूत कर लेते हैं, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये सारे अंतरों को एक ही जगह पर ले आती है। देखिए, पहला पॉइंट, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसे नंबर में नाप सके। और विकास गुणात्मक, क्वालिटेटिव, जिसे हम महसूस कर सकें। दूसरा, वृद्धि का दायरा सिर्फ फिजिकल है, जबकि विकास वो तो ओवरऑल है, होलिस्टिक है। तीसरा फर्क, वृद्धि साफ साफ दिखती है, पर विकास हमेशा नहीं दिखता। किसी की समझदारी बढ़ना या इमोशंस को कंट्रोल करना, ये दिखता नहीं, महसूस होता है। और इसीलिए आखिरी पॉइंट, वृद्धि का फोकस होता है साइज पर, और विकास का फोकस होता है फंक्शन पर, यानी काम करने की क्षमता में सुधार पर। ठीक है, अब सब कुछ समझने के बाद बारी है उसे एक मंत्र की, एक ऐसी लाइन जो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, और जिसे याद रखने के बाद एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। और वो लाइन है, वृद्धि दिखाई देती है, विकास महसूस किया जाता है। बस इतना ही। जब भी एग्जाम में कोई सवाल आए और कंफ्यूजन हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, ये जो बदलाव है, क्या इसे मैं देख सकता हूं या इसे मुझे महसूस करना पड़ेगा? जैसे ही ये सवाल पूछेंगे, जवाब तुरंत सामने आ जाएगा। तो बस ये एक लाइन परीक्षा हॉल में सारा कंफ्यूजन खत्म कर देगी, और वो जो कीमती 1 या 2 नंबर है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो पक्के हो जाएंगे। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक भाविक शिक्षक होने के नाते सोचने के लिए है। वृद्धि और विकास के इस फर्क को समझना क्लासरूम में हर एक बच्चे को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अच्छा, सीटीटी की तैयारी करते हुए एक शब्द है जो सबको बहुत परेशान करता है ना? सीखना यानी लर्निंग। मतलब हर किताब में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग सी लगती है, और इसी चक्कर में जानते हैं क्या होता है? आसान से सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज इस एक कॉन्सेप्ट को ना हमेशा हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई सीटीईटी के एग्जाम के हिसाब से सीखने की सही परिभाषा, मतलब वो एक लाइन क्या है, ये वो सवाल है जहां आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमें चाहिए एक ऐसी परिभाषा जो एग्जाम में काम आए, बिल्कुल सटीक और जो दिमाग में बैठ जाए। तो क्या है वो एक लाइन, देखते हैं। तो ये रही वो परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा। सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला एक स्थायी परिवर्तन है। बस यही है पूरी कहानी। इस पूरी लाइन में जो सबसे जरूरी, जो मैजिक वर्ड है, वो है स्थायी, मतलब परमानेंट। यही वो कीवर्ड है जो आपको सही ऑप्शन तक लेकर जाएगा। अब ये स्थायी का मतलब क्या है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को डांटा और वो डर के मारे थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। क्या ये सीखना हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बदलाव तो टेम्परेरी है, अस्थायी है। डर खत्म, बच्चा वापस वैसा ही। लेकिन अगर वही बच्चा अपने किसी अनुभव से ये समझ जाए कि उसे कब और क्यों शांत रहना है, और वो इस बात को अपने व्यवहार में हमेशा के लिए अपना ले, उसे कहते हैं असली सीखना। समझ गए फर्क? तो परिभाषा तो एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीखने की कुछ खास बातें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि सीटीईटी में इन पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। सीखने की ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, सीखना हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब इसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। दूसरी बात, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं, मतलब बच्चा इसमें एक्टिवली हिस्सा लेता है। तीसरी बात, ये हमेशा एक्सपीरियंस यानी अनुभव से ही आता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सीखना जन्मजात या इन्नेट नहीं होता, इसे हम एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है सीखना बनाम परिपक्वता, मतलब लर्निंग वर्सेस मैच्योरेशन। एग्जाम में अक्सर इन दोनों के बीच फंसाने वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस जाल से कैसे बचना है। देखिए, इसका फर्क ना बिल्कुल साफ है। परिपक्वता यानी मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा सही उम्र आने पर चलना शुरू कर देता है, ये अपने आप होता है, ये कुदरती है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। लेकिन सीखना यानी लर्निंग, ये हमेशा अनुभव और अभ्यास से होता है। जैसे साइकिल चलाना, ये अपने आप नहीं आता, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक नेचुरल है और दूसरा अक्वायर किया जाता है, सिंपल। और मैं आपको बता दूं, यही वो ट्रिक है जिसे सीटीईटी बार बार इस्तेमाल करता है। वो एक ऑप्शन दे देंगे जो मैच्योरेशन से जुड़ा होगा और पूछेंगे कि क्या ये लर्निंग है। और अब मुझे लगता है सबको इसका सही जवाब पता है। चलिए अब बात करते हैं उस मास्टर टिप की, उस ब्रह्मास्त्र की, जो पेडागॉजी के लगभग हर सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा, खास तौर पर लर्निंग से जुड़े सवालों को। तो ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, सीटीईटी में लगभग हमेशा वही ऑप्शन सही होता है जिसमें बच्चा एक्टिव रोल में हो, मतलब सक्रिय हो। जिस भी ऑप्शन में बच्चा कुछ कर रहा है, खोजबीन कर रहा है या खुद से कुछ सीख रहा है, 99% मामलों में वही सही जवाब होगा। ये है आपका मास्टर की। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब बताइए, क्या अब भी लर्निंग शब्द से या उससे जुड़े सवालों से डर लगेगा? मुझे तो नहीं लगता। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो क्लैरिटी मिली है, उसके साथ इन सवालों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया जा सकता है। ये तो साथ साथ चलते हैं, है ना? पर हाँ, उनका वो ZPD वाला सिद्धांत, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कई बार सिर घुमा देता है। लेकिन फिकर नॉट, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। और हाँ, आखिर में एक ऐसी गोल्डन ट्रिक भी है जिससे एग्जाम में सवाल गलत होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है। मतलब प्याजे को समझने के बाद जैसे ही वाइगॉट्स्की पर आते हैं, ये ZPD थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिल गए हैं। पर चलिए, आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। पता है, असल में वाइगॉट्स्की का ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस इसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं, ताकि एक एक बात दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो वाइगॉट्स्की को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? भाई सीधी सी बात है, किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव देखनी पड़ती है। और वाइगॉट्स्की के सिद्धांत की नींव है एक बहुत ही सिंपल सी बात कि सीखना अकेले में नहीं होता, ये एक सामाजिक काम है।
ये वाइगॉट्स्की का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा और ज़रूरी आइडिया है। वो कहते थे कि कोई भी बच्चा अकेले अकेले ज्ञानी नहीं बनता। ज़रा सोचिए, एक छोटा बच्चा है जो कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है? वो अपने आसपास देखता है, अपने मम्मी पापा को, बड़े भाई बहन को, दोस्तों को, उनसे बात करके, उनको देखकर सीखता है। मतलब असली लर्निंग तो तभी होती है जब हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, समाज में घुलते मिलते हैं। और बस इसी सोशल लर्निंग की आइडिया से जुड़ा है वाइगॉट्स्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, वही जिसका नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आखिर ये ZPD है क्या भला? चलिए इसको भी उसी पजल वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो अकेले बिना किसी की हेल्प के 5 पीस वाला पजल तो आराम से बना लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा, कोई दोस्त उसकी थोड़ी सी मदद कर दे तो वो 10 पीस वाला मुश्किल पजल भी सॉल्व कर लेता है। तो ये जो गैप है ना, जो वो अकेले कर सकता है और जो वो मदद से कर सकता है के बीच का, बस उसी दायरे को, उसी जोन को वाइगॉट्स्की ZPD कहते हैं। ये वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां बच्चा मदद से कुछ नया सीख पाता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये ZPD को एकदम परफेक्ट तरीके से समझा रहा है। देखिए, एक तरफ है वो काम जो बच्चा खुद से कर सकता है, दूसरी तरफ है वो लेवल जहां वो किसी की मदद से पहुंच सकता है। और इन दोनों के बीच का जो फासला है, जो जोन है, वही तो है ZPD। और सच कहूं, एक टीचर के लिए यही तो वो मैजिक जोन है जहां असल में टीचिंग होती है, जहां बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ZPD तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि ZPD के अंदर टीचर या कोई भी गाइड आखिर मदद करेगा कैसे? क्या पूरा सवाल सॉल्व करके दे देगा? नहीं, यहीं पर एंट्री होती है एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते समय एक बाहरी ढांचा, एक सपोर्ट लगाया जाता है। बिल्कुल वही काम है स्कैफोल्डिंग का। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है, एक अस्थायी मदद है जो सीखने वाले को उसके ZPD में दी जाती है। और इसकी सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये मदद न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, न ही बहुत कम, बस उतनी जितनी जरूरत हो। और जैसे ही बच्चा खुद से काम करने लगे, इस सपोर्ट को, इस ढांचे को धीरे धीरे हटा लिया जाता है। और ये स्कैफोल्डिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे किसी मुश्किल सवाल के लिए बस एक छोटा सा हिंट दे देना, या बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड करना, या फिर किसी एक स्टेप पर जहां वो अटक गया हो, बस वहां थोड़ी सी हेल्प कर देना। और ये बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में जब भी किसी सवाल में इस तरह की टेम्पररी हेल्प, हिंट्स या गाइडेंस की बात हो, तो दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि यहाँ बात वाइगॉट्स्की की हो रही है। ओके, तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब बारी है उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार था, वो गोल्डन ट्रिक जो CTET के एग्जाम में वाइगॉट्स्की से जुड़ा कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व करवा देगी। तो आखिर वो कौन सा एक कीवर्ड है, वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जो वाइगॉट्स्की से जुड़े ज्यादातर सवालों का ताला खोल सकता है? और वो मैजिक वर्ड है फैसिलिटेटर। जी हाँ, यही है गोल्डन रूल। CTET के किसी भी सवाल में अगर आपको टीचर का रोल एक ज्ञान देने वाले लेक्चरर की तरह नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह दिखाया जाए, मतलब एक ऐसा इंसान जो बस सीखने के प्रोसेस को आसान बना रहा है, बच्चों को गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो समझ जाइएगा 99.9% चांस है कि उस सवाल का जवाब वाइगॉट्स्की से ही जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। CTET के पेपर उठाकर देख लीजिए, बार बार इसी एक कॉन्सेप्ट के आसपास सवाल घूमते हैं। तो बस अपने दिमाग में ये पिक्चर बैठा लीजिए। टीचर एक फैसिलिटेटर है जो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करके बच्चे को उसके ZPD में सीखने में हेल्प करता है। बस ये एक लाइन, ये छोटी सी ट्रिक आपको एग्जाम में वो कीमती नंबर दिला सकती है जो बहुत मैटर करते हैं। CTET की तैयारी में जुटे सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेडागॉजी के उन गोल्डन रूल्स की जो तैयारी को सही बताऊं तो एक नई दिशा दे सकते हैं। ये एक बहुत ही तेज लेकिन असरदार विश्लेषण होगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक लाइन को देखिए। इसे चाहें तो किसी डायरी के पहले पन्ने पर लिख लें या फिर अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लें। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बस एरिया अलग होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक टीचर के तौर पर हमारी पूरी सोच की, कह सकते हैं, बुनियाद है।
यकीन मानिए, अगर ये एक सिद्धांत समझ में आ गया तो पेडागॉजी के न जाने कितने सवाल एकदम आसान लगने लगेंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले गोल्डन रूल की तरफ और गहराई से समझते हैं। ये नियम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को देखने के हमारे नजरिए को सही मायनों में पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वो जमाना गया जब इंटेलिजेंस का मतलब होता था बस एक आईक्यू स्कोर। अब ऐसा नहीं है। और आज का जो सीटेट एग्जाम है ना, वो इसी नई और मॉडर्न सोच को दिखाता है। जरा सोचिए, हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स के सवालों में थोड़ा उलझ जाता हो, लेकिन वही बच्चा शायद खेल के मैदान का स्टार हो या उसके हाथों में चित्रकारी का कोई कमाल का हुनर हो। है कि नहीं? मतलब साफ है, बुद्धिमत्ता सिर्फ एक तरह की नहीं होती। और इस कमाल की सोच के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है हॉवर्ड गार्डनर का। उन्होंने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मतलब उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग तरह की काबिलियत का एक पूरा ग्रुप है। एक टीचर के लिए इस फ्रेमवर्क को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले सवाल का एक फॉर्मेट है। गार्डनर की थ्योरी से बिल्कुल ऐसे ही मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बनते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो अगर गार्डनर की थ्योरी के सभी टाइप्स अच्छे से याद कर लिए जाएं तो एग्जाम में सीधे सीधे नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे गोल्डन रूल की तरफ और देखते हैं कि ये पहले वाले रूल से कैसे जुड़ा हुआ है। बात होगी एक ऐसे क्लासरूम की जहां हर बच्चे का स्वागत हो। समावेशी शिक्षा या जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, उसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। मतलब ये कि सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा सामान्य है या उसे कोई विशेष जरूरत है, जिसे हम CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी कहते हैं। सब के सब एक साथ एक ही छत के नीचे सीखेंगे। अच्छा, अब जो सवाल आने वाला है वो सीटेट के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है, तो इस पर जरा खास ध्यान देना होगा। सवाल है, एक समावेशी क्लासरूम की सबसे जरूरी खासियत क्या होती है? और इसका जवाब है विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान। अब इसका क्लासरूम में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम हर बच्चे की भाषा का, उसकी संस्कृति का और सबसे जरूरी उसके सीखने के अलग अलग तरीकों का दिल से सम्मान करें। अरे भाई, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई सुनकर सीखता है तो कोई कुछ करके। इन सभी को अपनाना ही तो असली समावेश है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी गोल्डन रूल की। ये रूल सीधा सीधा जुड़ा है एक टीचर के रोल से और सबसे असरदार टीचिंग फिलॉसफी से। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। देखिए, एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जहां टीचर ही सब कुछ है, लेक्चर दे रहा है। और दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है और टीचर बस एक हेल्पर, एक फैसिलिटेटर है। और एक बात गांठ बांध लेनी है, सीटेट में जिस भी ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे, कुछ खोजता हुआ, कुछ बनाता हुआ, समझ लीजिए वही ऑप्शन हमारा हीरो है। ज्यादातर मामलों में वही सही जवाब होता है। इस छोटे से इक्वेशन को एक मंत्र की तरह याद रख सकते हैं। गुड टीचिंग इक्वल्स एक्टिव लर्निंग। अच्छी पढ़ाई का मतलब है एक्टिव लर्निंग। मतलब जिस भी ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हो, सबसे ज्यादा कुछ कर रहा हो, बस वही सही जवाब होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो बात की जड़ ये है कि एक टीचर का असली काम सिर्फ जानकारी को बच्चों तक पहुंचाना नहीं है। नहीं, असली काम है बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगाना, उन्हें ऐसे मौके देना जिससे वो खुद सोचें, खुद कुछ खोजें। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम उस माइंडसेट, उस मानसिकता पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के दिन सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में किसी भी सवाल को हल करने के लिए एक बहुत ही सीधी सादी स्ट्रैटेजी है। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, एकदम शांत रहना है, और दूसरा, एक टीचर की तरह सोचना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी पेडागॉजी का कोई सवाल सामने आए तो खुद को एक आदर्श, एक बच्चे पर फोकस करने वाले टीचर की जगह रखकर देखना है। एक ऐसा टीचर जो हमेशा, हर हाल में बच्चे के भले के बारे में ही सोचेगा। जब इस नजरिए से सोचा जाता है तो यकीन मानिए सही जवाब अपने आप साफ साफ दिखने लगता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बिल्कुल हो सकता है। मेहनत की गई है, तैयारी भी पूरी है, जरूरत है तो बस खुद पर विश्वास रखने की। तो बस इस एक सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक बेहतर टीचर बनने का सफर
आखिर असल में शुरू कहां से होता है? शायद इसका जवाब उन्हीं सारे सिद्धांतों में छिपा है जिनकी आज हमने बात की। बहुत बहुत शुभकामनाएं।